हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल्स एजुकेशन में। माफ़ कीजिएगा, कल मॉर्निंग में वीडियो नहीं आ पाया था। आज के वीडियो में दोनों दिन का कवर हो जाएगा। आप लोग पीडीएफ सेंड करने के लिए बोल रहे थे टेलीग्राम पे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पीडीएफ अगर मंथली बेसिस पे दें तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा आप लोगों के लिए। पीडीएफ को मैं मर्ज कर दूँगा, कंपाइल कर दूँगा और मंथली बेसिस पे दे दिया करूँगा। अभी 4-6 पेज रोज़ भेजूँगा तो एग्ज़ाम समय पर फिर आप कंपाइल करने में दिक्कत होगी। कंपाइल करने का काम हमारा है, बस आप लोग दबा के पढ़ाई कीजिए। चलिए शुरू करते हैं फिर। चाइना ताइवान टेंशन, यहाँ से जो जियोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकते हैं उनको हम लोगों को देखना है। जैसे पहला फैक्ट है फार्मोसा स्टेट, फार्मोसा जल डमरू। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट है वासी जल डमरू। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। फार्मोसा स्टेट चाइना और ताइवान को अलग करता है और वासी स्टेट ताइवान को और फिलीपींस को अलग करता है। किसी भी जल डमरू के दो तरीके के काम होते हैं, दो वाटर बॉडी को जोड़ता है और दो भूमि भाग को अलग करता है। जैसे यहाँ पे भूमि भाग कौन कौन सा अलग हो रहा है, चाइना भूमि भाग अलग हो रहा है ताइवान से, और यहाँ पे फिलीपींस अलग हो रहा है। और वाटर बॉडी कौन कौन सी ऐड हो रही हैं, साउथ चाइना सी से यहाँ पे पैसिफिक ओशियन ये कनेक्ट हो रहा। ठीक है, फार्मोसा जल डमरू को ताइवान स्टेट भी बोलते हैं। बाकी यहाँ पे कुछ और फैक्ट हैं। ताइवान से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है। एक समय नीदरलैंड की कॉलोनी हुआ करती थी ताइवान, फिर एक समय चाइना ने कंट्रोल कर लिया और 200 साल तक इस पर रूल किया। जापान ने एक्वायर कर लिया फिर 1895 में। फिर फाइनली सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान हार गया और फिर से चाइना का कंट्रोल आ गया। ये कुछ बेसिक बातें थी। ठीक है, तो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, वासी जल डमरू और फार्मोसा। आगे चलें। दूसरा टॉपिक है क्राफ्ट विलेज। क्राफ्ट यानी शिल्प, हस्तकला, कारीगरी। इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ये हमारे कल्चर का। यहाँ पे क्राफ्ट विलेज अभी न्यूज़ में है क्योंकि इन्होंने ज्वाइन किया है लिंकिंग टेक्सटाइल विद टूरिज्म इनिशिएटिव को। इसलिए यहाँ पे हम लोग को ये देखना है कि ये 8 क्राफ्ट विलेजेस जो हैं वो कौन कौन से हैं। इनकी जो लोकेशन है वो रघुराजपुर उड़ीसा में, तिरुपति आंध्र प्रदेश, बेदास गुजरात, नैनी उत्तर प्रदेश, तो यहाँ पर नैनी को आप मार्क कर लीजिए। 5वां है एनागुड़ी कर्नाटक, महाबलीपुरम तमिलनाडु, ताजगंज उत्तर प्रदेश, इसको भी मार्क करना है। और लास्ट है आमेर राजस्थान। अगर पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश से कौन कौन से क्राफ्ट विलेजेस हैं तो आप नैनी और ताजगंज याद रखें। ठीक है, चलिए। मौसम संबंधी जानकारी किसानों को किस मोबाइल ऐप के जरिए दी जाती है, मेघदूत के जरिए। मौसम विभाग एक्टिव है, ध्यान रखना। चलिए आसियान के बारे में देखते हैं। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, अभी हाल ही में मंत्री स्तरीय मीटिंग हुई है इसलिए न्यूज़ में है। तो यहाँ पे कुछ स्टैटिक फैक्ट देख लेते हैं। हेडक्वार्टर जकार्ता, कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया ने तो अभी नई कैपिटल भी प्रपोज कर दी है, उसका नाम क्या है, नूसंतारा। नूसंतारा की लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। नूसंतारा कालीमंतन आइलैंड पे है। कालीमंतन आइलैंड कहाँ पे है, ये बोर्नियो द्वीप पर है। बोर्नियो के बारे में आपको जानना है। बोर्नियो कोई कंट्री नहीं है, ठीक है, बोर्नियो कोई कंट्री नहीं है, ये द्वीप है। वर्ल्ड क्लास टूरिज्म के लिए जाना जाता है। बोर्नियो के 3 हिस्से हैं। उत्तर वाला हिस्सा मलेशिया का है, साउथ वाला हिस्सा इंडोनेशिया का है और थोड़ा सा हिस्सा ब्रुनेई कंट्री के पास है। तो ये जो बोर्नियो का साउथ वाला हिस्सा है वो कालीमंतन है जो इंडोनेशिया के कंट्रोल में है। आसियान में मेंबर कितने हैं, 10 मेंबर हैं। इंडिया मेंबर नहीं आसियान का, ये हम लोग जानते हैं। अब हम लोग साउथ ईस्ट एशिया में तो नहीं आते ना, क्योंकि ये जो एसोसिएशन है वो साउथ ईस्ट एशिया में जो कंट्रीज़ हैं वो सब आती हैं। चलिए, स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर, तटीय क्षेत्रों की सफाई करने का अभियान है। कोस्टल लाइन को क्लीन अप करने का कैंपेन है। 75 दिन का ये पूरा कैंपेन है। 75 बीचेस साफ़ किए जाएंगे। 7500 किलोमीटर लॉन्ग कोस्ट लाइन को साफ़ किया जाएगा, क्लीन किया जाएगा। ठीक है, तो ये सब भी याद रखना। नेक्स्ट देखिए, हेल फायर R9X मिसाइल, सुपर इम्पोर्टेंट, अमेरिका का सीक्रेट किलर है। अभी हाल ही में देखा होगा आप लोगों ने, USA द्वारा इस मिसाइल का प्रयोग करके अलकायदा चीफ अयमान अल जवाहिरी को मार दिया गया। और इसकी खूबी क्या है, इसको ड्रोन से लॉन्च किया गया। मिसाइल लॉन्च फ्रॉम अ ड्रोन, इसको निंजा मिसाइल भी कहते हैं। इस मिसाइल के बारे में ये कहा जाता है कि आप अगर स्टील के घर में भी है ना तो स्टील को फाड़ के आपको अंदर मार देगी। चलिए नेक्स्ट है अर्थ शॉर्टेस्ट डे। पृथ्वी का सबसे छोटा दिन किस दिन को ऑब्जर्व किया गया, 29 जून 2022। इसको आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। शॉर्टेस्ट डे ऑफ अर्थ 29 जून 2022। और ये सब पता कैसे चलता है साइंटिस्ट को, एटॉमिक क्लॉक से पता चलता है। साइंटिस्ट यूज्ड एटॉमिक क्लॉक्स टू मेजर अर्थ का स्पिन कितने टाइम में हो रहा है, अर्थ का रोटेशन कितने टाइम में हो रहा है, ये एटॉमिक क्लॉक से मेज़र किया जाता है। इस बार पृथ्वी ने 1.59 मिली सेकेंड कम समय में पूरा चक्कर लगाया। तो ये पॉइंट भी याद रखना, रोचक तथ्य भी पूछे जा सकते हैं एग्जाम में।
जितना भी कम समय में पृथ्वी रोटेट करेगी उसको नेगेटिव लीप सेकंड बोला जाता है। फिर इतने समय को हमारी घड़ियों से घटाया जाता है ताकि हमारी घड़ियाँ अर्थ रोटेशन से सिंक हो सकें। चलिए, इसको वैसे कल भी अपडेट किया था, यहाँ पे देख लीजिए फिर से। मैं यहाँ पे इमेज लगा दूंगा, जितनी भी नई ऐड हुई हैं इमेज लगा दूंगा, तो आप वीडियो को पॉज करके प्लीज़ देख लेना 15 की 15। पुराना फैक्ट हम लोग 49 पढ़ते रहते हैं। कुछ दिन पहले 5 नई ऐड हुई थी, इन 5 के अलावा 10 और ऐड हो गई हैं। टोटल कितनी हो गई हैं? 64। अब भारत में टोटल 64 रामसर साइट्स हो गई हैं। ठीक है, वीडियो को पॉज कर लेना, मैं इमेज लगा रहा हूँ। रामसर कन्वेंशन को साइन कहाँ किया गया था? रामसर में किया गया था, ईरान की जगह है 1971 में। भारत ने 1 फरवरी 1982 को हस्ताक्षर किया। ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। इसको अक्सर हम लोग स्किप कर देते हैं। बाकी रामसर 2 फरवरी 1971 ये सब पढ़ते रहते हैं। हम लोग मेंबर कब हुए इस ट्रीटी के, ये याद रखना, 1982। FRP, जैसे आप MSP पढ़ते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पढ़ते हैं, ऐसे ही गन्ने के लिए FRP होता है, फेयर एंड रेमोनरेटिव प्राइस। शुगर केन MSP के अंतर्गत नहीं आता है ना। FRP यानी उचित और लाभकारी मूल्य। ये FRP होता क्या है? शुगर मिल्स किसानों से इस रेट पर FRP पर गन्ना खरीदते हैं। ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि FRP अभी 15 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ गया है। यानी ये जो शुगर मिल्स वाले मालिक हैं वो 15 रुपये प्रति क्विंटल ज़्यादा देंगे किसानों को। गन्ने का मूल्य निर्धारण सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट द्वारा डिसाइड किया जाता है, निर्धारित किया जाता है। रिकमेंड कौन करता है? CACP करता है। FRP को भी CACP करता है और MSP को भी CACP करता है। CACP यानी कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस, जिसे हम लोग कृषि लागत और मूल्य आयोग बोलते हैं। तो सिफारिश तो ये कर देते हैं, घोषणा करती है कमेटी CCEA द्वारा, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति, इसके द्वारा घोषणा की जाती है। इस कमेटी को चेयर कौन करता है? प्रधानमंत्री साहब। ठीक। स्टेट गवर्नमेंट गन्ने के मूल्य के लिए SAP की घोषणा करती है, स्टेट एडवाइजरी प्राइस। ये नॉर्मली FRP से ज़्यादा ही होता है। चलिए, बाकी यहाँ पे प्रोडक्शन देख लेते हैं। गन्ना में सबसे बड़ा उत्पादक दुनिया भर में कौन है? भारत। इम्पोर्टेंट, गन्ना में अगर स्टेट लेवल पर देखें इंडिया में तो महाराष्ट्र पहला स्थान है, दूसरा उत्तर प्रदेश का है, तीसरा कर्नाटक का है। तो ये तो शुगर केन वाली बात हो गई थी। शुगर में देख लीजिए, ब्राज़ील सबसे बड़ा उत्पादक, फिर भारत का द्वितीय स्थान है। बाकी स्टेट लेवल पे महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा चीनी का उत्पादन होता है। ये सुपर इम्पोर्टेंट पॉइंट है क्योंकि इसमें उतार चढ़ाव हो सकता है, हेर फेर होता रहता है, कभी यूपी रहता है, कभी महाराष्ट्र रहता है। महाराष्ट्र फिर से रीइमर्ज किया है टॉप शुगर प्रोड्यूसर के रूप में। नेक्स्ट टॉपिक है मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप, सुपर इम्पोर्टेंट। इस ग्रुप का मेंबर बनने के लिए इंडिया हाथ पांव मार रहा है। अगर इंडिया इस ग्रुप का मेंबर हो जाता है तो चीन का जो डोमिनेंस है रेयर अर्थ एलिमेंट को लेके, रेयर अर्थ मिनरल्स को लेके, दुर्लभ खनिज को लेके, वो ख़त्म हो जाएगा। निर्भरता हमारी ख़त्म हो जाएगी चाइना से, क्योंकि ज़्यादातर जो दुर्लभ खनिज है उनका प्रोडक्शन चाइना करता है। जैसे चाइना बहुत सारी अफ्रीकन कंट्रीज़ की जो माइंस हैं उनको लीज पे लिया हुआ है और खुदाई किए पड़ा है। ठीक है, तो इस ग्रुप के बारे में थोड़ा ध्यान रखना। ये 11 कंट्रियों का ग्रुप है। USA, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, जापान, साउथ कोरिया, स्वीडन, UK और EU। और यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, क्वेश्चन में इस ग्रुप का नाम लिख देगा, पार्टनरशिप का नाम लिख देगा और इंडिया को मेंबर बना देगा। तो इंडिया भी मेंबर नहीं है, जुगाड़ में है मेंबर बनने की, क्योंकि ये ग्रुप रेयर अर्थ मिनरल्स और क्रिटिकल मिनरल्स की जो सप्लाई चेन है ग्लोबल लेवल पे, इसको सिक्योर करता है। एक क्रिटिकल मिनरल्स यानी लिथियम, कोबाल्ट, निकल, क्योंकि ये बैटरी में यूज होते हैं और फ्यूचर इलेक्ट्रिकल व्हीकल का है, तभी क्लीन एनर्जी को अचीव कर पाओगे। और अगर हमारे पास ये नहीं रहेंगे, हमारी निर्भरता किसी दूसरे देश पर रहेगी, तो हम क्लीन एनर्जी को तो अचीव नहीं कर पाएंगे। और मोदी जी COP26 ग्लासगो में जो बोल के आए हैं, पंचामृत का मंत्र दे के आए, वो कैसे अचीव होगा? बिल्कुल नहीं हो पाएगा। तो इंडिया को बहुत ज़रूरत है इस ग्रुप का मेंबर बनने के लिए। ठीक है, बाकी ये 17 याद रखें। रेयर अर्थ एलिमेंट जो है वो टोटल 17 है, ये पूछा जा सकता है BCS में। चलिए नेक्स्ट कीजिए। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल मीटिंग ऑन काउंटर टेररिज्म कमेटी, इसे CTC बोलते हैं। इसको होस्ट कर रहा है इंडिया 2022 के लिए। ये मीटिंग होगी अक्टूबर 2022 में, क्योंकि अभी इंडिया नॉन परमानेंट मेंबर तो है ही ना, तो 2022 की जो चेयरमैनशिप है वो इंडिया ऑर्गेनाइज करेगा। बाकी UNSC के बारे में जानते हैं। टोटल मेंबर 15 हैं, जिसमें से 5 परमानेंट होते हैं और 10 नॉन परमानेंट होते हैं। तो 10 में अभी हम हैं, 2022 में हमारी मेंबरशिप है। 2-2 साल के लिए होते हैं ना। नॉन परमानेंट सदस्यता 2 साल के लिए मिलती है। परमानेंट मेंबर कौन कौन से हैं? चाइना, फ्रांस, रसिया, UK और USA। ठीक है, ये कुछ स्टैटिक पॉइंट थे। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेशनल एंटी डोपिंग बिल 2021 ये पास हो चुका है पार्लियामेंट से।
अभी संसद में पास होकर कहाँ जाएगा? प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट इस पर क्या लगा देंगे? मोहर लगा देंगे। मोहर बनने के बाद ये बिल किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये एक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, अधिनियम में कन्वर्ट हो जाएगा। डोपिंग तो समझते हैं ना, ये ताकत बढ़ाने वाली जो दवाएं होती हैं, स्पोर्ट्स पर्सन, एथलीट और ये बॉडी बिल्डर्स वगैरह यूज करते हैं ताकत बढ़ाने के लिए। तो इसी को कंट्रोल करने के लिए एक संस्था है नाडा, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, सामंदिक बॉडी है, ठीक है, ध्यान रखना। स्टैट्यूटरी बॉडी वो होती हैं जो संसद के अधिनियम के द्वारा बनती हैं। और ये नाडा बाड़ा के दिशा निर्देशन पर काम करती है। बाड़ा यानी वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। आइए नेक्स्ट देखिए, इंडिया क्लाइमेट प्लेजेस, प्लेजेस यानी संकल्प अप्रूव कर दिया है किसने? यूनियन कैबिनेट ने। ये अप्रूवल वाली बात क्या है? मोदी जी जो ग्लासगो में बोल के आए थे 26 में, COP26 में, ये पंचामृत का संकल्प दिया था ना भारत के लिए, कि भारत क्लीन एनर्जी को कैसे अचीव करेगा। तो ये जो 5 बातें हैं, 5 अमृत तत्व हैं, पंचामृत हैं, इनको देख लीजिए। इस पर क्वेश्चन एक न एक पूछेगा। अगर प्रश्न पूछा जाए नेट जीरो लक्ष्य का टारगेट कब तक है? 2070 तक। फॉसिल फ्यूल फ्री होना है हम लोगों को, कार्बन एमिशन जीरो करना है, कार्बन का उत्सर्जन जीरो करना है 2070 तक, ठीक है, 2070 याद रखें। दूसरा है 2030 तक 50% ऊर्जा ज़रूरतें जो हैं, एनर्जी रिक्वायरमेंट्स हैं, वो रिन्यूएबल एनर्जी से हम लोग पूरा करेंगे। एक ही टारगेट है 2070 तक, ठीक है, बाकी जो 4 टारगेट हैं वो 2030 तक के हैं। तीसरा जो काम करना है, कार्बन एमिशन में 1 अरब टन की कमी करेगा। देखिए 2070 तक तो आपको जीरो कर देना है, 2030 तक कितना करेंगे? 1 अरब टन की कमी करेगा, ठीक है। चौथा है कार्बन इंटेंसिटी, कार्बन क्षमता को 45% से भी कम करेगा 2030 तक। ये चौथी बात होगी। 5वां काम क्या करना है इंडिया को? 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन ऊर्जा क्षमता को 500 गीगावाट तक करेगा। ये 500 गीगावाट याद रखना, बाकी 2030 तो लगा ही लोगे, ठीक है, हो जाएगा ना। चलिए लास्ट है लेक मीड और लेक पॉवेल, इम्पॉर्टेंट है। क्लाइमेट चेंज के कारण इन दोनों लेकों का पानी, वाटर लेवल बहुत ज़्यादा कम हो रहा है, और इसी बात को लेके यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम ने वार्न भी किया है, अलर्ट भी किया है कि इस पे कुछ काम करिए, नहीं तो ये जल्दी ही डेड पूल स्टेटस में आ जाएगी। डेड पूल स्टेटस की कगार पर दोनों झीलें हैं। डेड पूल यानी मतलब एक हद से ज़्यादा वाटर लो लेवल हो गया है, ठीक है। तो ध्यान रखना, इनकी लोकेशन पूछा जा सकता है। लेक मीड और लेक पॉवेल ये रिवर कोलोराडो पे है, USA में, ठीक है। तो ठीक है भैया भाई, नहीं, ये दोनों दिन के करंट अफेयर्स हो गए। मिलते हैं अगले दिन मॉर्निंग में। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।